तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास में मेटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती है, ये किसी भी मेटेरियल के बिहेवियर को दर्शाती हैं कि आपका जो मेटेरियल है वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पे अपन बात करें अगर प्रॉपर्टीज के केस में, तो प्रॉपर्टीज हमारी तीन टाइप्स की होती हैं। पहली होती है आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है आपके पास में केमिकल प्रॉपर्टी, और तीसरी होती है आपके पास में मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो कि हमारा एक टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं वो चीजें जो कि आपको दिखें या आपको आभास हो सके उनका। जैसे आपसे कहा जाए कि यार कोई आदमी का रंग कैसा है, काला है, गोरा है, सांवला है, जो भी है, तो ये चीजें आपको दिख रही हैं, उसकी लंबाई कितनी है, उसका साइज क्या है आपके पास में। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको दिखती हैं या आभास होती हैं, ऊष्मा चालकता कितनी है, विद्युत चालकता कितनी है आपके पास में, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी किसके अंदर आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो कि आप आर्मी की भर्ती देखने जाते हो या पुलिस की भर्ती देखने जाते हो, तो वहाँ पे आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के अंदर वो क्या क्या चीजें चेक करते हैं आपके पास में कि हाँ भाई आपके शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपकी लंबाई जो है वो कितनी है, आपका वजन कितना है, तो वो सब चीजें क्या चेक करते हैं आपके पास में, फिजिकल में चेक करते हैं। ठीक है। सेकंड होती है आपके पास में केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल का मतलब रासायनिक आपके पास में। तो रासायनिक गुण के अंदर या केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वो प्रॉपर्टीज आती हैं जो किसी मेटेरियल केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हो। मींस जैसे मैं किसी भी मेटेरियल के ऊपर मान लो एसिड डाल देता हूँ, या आप सिंपल केस में लेके चलूँ, मेटेरियल के ऊपर मैंने मान लो पानी डाल दिया, तो पानी जो है उस मेटेरियल के साथ में क्या रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन को जो हमारे पास में शो करती है वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अपन सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास में लोहे पे जंग लगने का केस है आपके पास में। तो लोहे पे जंग कैसे लगती है आपके पास में, भाई लोहे पे जंग लगने का इतना सा केस होता है कि भाई पानी और हवा की उपस्थिति में क्या होता है, लोहे का जो है फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लोहे पे जंग लगना। नाउ थर्ड वन केस इज योर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आएगा आपके पास में, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वो प्रॉपर्टीज आती हैं जहां पर आपके पास में मटेरियल के ऊपर मैंने कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो बिहेवियर दिखता है हमें, जो व्यवहार दिखता है हमें, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम किस में रखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है। यानी आपके पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या दर्शाती है, शो बिहेवियर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का बिहेवियर दर्शाती है आपके पास में ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स या अंडर एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान रखना कि एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है लगा रहे, या हो सकता है आप एक्सटर्नल फोर्स को लगा के हटा दो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कहीं ना कहीं बीच में नाम जरूर आएगा, चाहे आप उसको लगाते हो चाहे उसको लगाने के बाद आप हटाते हो। तो इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं आपके पास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो सिंपल सी कंडीशन हमारे पास में ये आ गई कि भाई प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है, तो किस केस में भाई बल लगाना है, किसी भी चीज के ऊपर भारी बल लगाना है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, और उसके बाद देखते हैं उसके अंदर क्या चेंजेस उसके अंदर होते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपके पास में, वो पढ़ रहे हैं हम कौन सी, इलास्टिसिटी। ठीक है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास में वो कौन सी आपके पास में, इलास्टिसिटी। नहीं, इलास्टिसिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपके पास में, प्रत्यास्थता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास में ये। हुक्स लॉ जो है आपके पास में, ठीक है, या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हमने पढ़ा था वो डिस्कस, मतलब स्टार्टिंग ही आपके पास में एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट से। तो उसको हम देखते हैं कि ये आपके पास में क्या है। तो देखो चीजें समझना, इलास्टिसिटी क्या होती है आपके पास में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में एक मटेरियल है, कोई भी आपके पास में मान लो एक बार है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास में एक बार है, इस बार के ऊपर आपने क्या लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया P मान का। ठीक है, किसी भी वैल्यू का आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये मटेरियल कुछ इस तरीके से क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया आपके पास में। ठीक है, इसकी इनिशियल लेंथ थी जो L थी मान लो आपके पास में, ठीक है, और मैं चलो इनिशियल लेंथ आपके पास में क्या कह रहा हूँ, मान लो ये 2 मीटर है, कितना मीटर आपके पास में, 2 मीटर, और ये मान लो कितना बढ़ा आपके पास में, ये बढ़ा मान लो 0.5 मीटर। ठीक है, चीजें समझना। मैंने क्या किया कि एक मटेरियल के ऊपर किसी भी P मान का एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। इस P मान के एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो बार थी 2 मीटर थी, और वो फोर्स लगाने के बाद कितनी हो गई, 2.5 मीटर। तो अब मैं कहता हूं कि आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स को, कि यार रिमूव करना है मुझे किसको, फोर्स, रिमूव एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद या अनलोडिंग करने के बाद में मेरे पास में क्या कंडीशन बचती है, चीजें समझना। अगर मैं मटेरियल के ऊपर से अनलोड करता हूं और मैं देखता हूं कि अनलोड करने के बाद मुझे मटेरियल कितने मीटर का मिला, वापस से 2 मीटर का ही मिला। ठीक है, क्या करना है आपको, आपने एक मटेरियल लिया, उसके ऊपर बाहरी बल लगाया, खींच दिया उसको,
ठीक है। अब आप जैसे उसको छोड़ते हो तो वापस से पूरा का पूरा जो है जितनी भी उसकी लंबाई बढ़ी थी वो वापस से पूरी की पूरी ओरिजिनल शेप में आ गई। 2 मीटर का था, बल लगाने की वजह से कितना बढ़ा, आधा मीटर। लेकिन जैसे ही आपने बल को हटाया, जैसे ही आपने इस P मान के फोर्स को हटाया यहां से, ये वापस से 0.5 मीटर कहां चला गया, पीछे चला गया। यानी अब भी आपके पास में कितनी लंबाई है, 2 मीटर। तो ये जो पीछे आने का जो गुण है ना, कि हाँ एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद मटेरियल का अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाने का गुण, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। चीजें क्लियर हुई कि भाई आपने किसी भी चीज को पकड़ के खींचा, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो वापस से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाए, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं आपके पास में, इलास्टिसिटी। ठीक है। और सेकंड चीज, अगर ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ रहा, मान लो ये आपके पास में रह जाता 2.5 मीटर, भाई हाँ मैंने बल लगाया, उसके बाद जैसे ही छोड़ा ना, उसके बाद भी कितना आपके पास में है, 2.5 मीटर, यानी वापस नहीं आया, तो इस वापस ना आने के गुण को हम बोलते हैं आपके पास में क्या, प्लास्टिसिटी, यानी प्लास्टिकता। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपके पास में इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में। फोर्स हटाने के बाद, फोर्स लगाया, डिफॉर्म हुआ, उसके बाद आपको अनलोडिंग करनी है, यानी आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स मटेरियल विल कम इन हिज ओरिजिनल शेप एंड साइज, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है। तो हम इलास्टिसिटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं अपने पास में, फिर प्लास्टिसिटी को देखेंगे आपके पास। तो इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इलास्टिसिटी का क्या है आपके पास में कि भाई आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, आपको एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद की कंडीशन है ये, आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स को आपने हटाया है आपके पास में, आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स मटेरियल, जो भी आपके पास में मटेरियल है, मटेरियल विल कम इन हिज ओरिजिनल पोजीशन, मटेरियल विल कम इन हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो इस प्रॉपर्टी को, दैट प्रॉपर्टी इज योर इलास्टिसिटी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है। इस गुण को ही हम क्या बोलते हैं आपके पास में, प्रत्यास्थता। सिंपल सी कंडीशन आपके पास में। ठीक है। अब ये गुण क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मेन चीज क्या है, जैसे ही आप किसी भी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, चीजें देखना आपके पास में, जैसे ही आप किसी भी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, मान लो P मान का, ठीक है। अब मैं मान लो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूं, मान लो 5 न्यूटन। ठीक है। आपने किसी भी मटेरियल के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का, मान लो 5 न्यूटन का। इस 5 न्यूटन के फोर्स की वजह से, ये एग्जांपल के रूप में वही सेम केस लेके चल रहा हूं, मान लो 2 मीटर था, ठीक है, कितना आगे पहुंच गया आपके पास में, मान लो ये 0.5 मीटर, वही सेम केस लेके चल रहा हूं मेरे पास में कि भाई इतना फोर्स लगाने की वजह से इतना हो गया 0.5 मीटर। अब देखो कि भाई 0.5 मीटर आगे खींच के कौन लेके आया है, आपका 5 न्यूटन का बल। चीजें क्लियर है। आपने पढ़ा है कि भाई जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल अपने अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट करता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स क्या करेगा, मटेरियल को वापस लाने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही आप इस बल को हटाते हो यहां से, जैसे ही आपने इसको अनलोड कर दिया, अब ये वाला बल तो है ही नहीं, अब काम कौन सा करेगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। और इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स मटेरियल को पीछे खींच के लाता है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है, ये किसका रीजन है आपके पास में, इलास्टिसिटी का। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इलास्टिसिटी जो है वो एपियर होती है, यानी एपियर ड्यू टू, किसकी वजह से होती है आपके पास में, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, इसकी वजह से हमारे पास में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। ठीक है। सेकंड चीज देखो, चीजें देखना कि यार अगर मटेरियल पूरा का पूरा वापस आ रहा है, यानी आपके पास में 0.5 मीटर वापस से आ रहा है, तो 5 न्यूटन जब बाहर खींचने के लिए लगाया मैंने 0.5 मीटर, तो इसका मतलब है कि 0.5 मीटर वापस अंदर आने के लिए भी कितना होना चाहिए, 5 न्यूटन होना चाहिए। सही है ना। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है कि वापस से पूरा का पूरा आ रहा है, तो उस केस में हम एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को बराबर लेके चलते हैं। कभी भी आपको अगर न्यूमेरिकल करना हो इन इलास्टिक लिमिट आपके पास में, तो जितना आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स है उसी केस में आप क्या मान लोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस
फोर्स मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर 5 न्यूटन बाहरी बल जो है वो 0.5 मीटर बढ़ा रहा है, इसको मैंने हटा दिया, तो इसका मतलब ये कि 0.5 मीटर पीछे लाने के लिए भी कितना होना चाहिए? 5 न्यूटन ही होना चाहिए, तब तो वो पीछे आएगा। अदरवाइज अगर कम है तो थोड़ा कम आएगा आपके पास में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आपके पास में कौन सी? आपके पास में इलास्टिसिटी। ठीक है, नाउ अब देखते हैं थोड़ा सा आपके पास में सेकंड प्रॉपर्टी को। सेकंड प्रॉपर्टी इज योर प्लास्टिसिटी। अगर सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करता हूं आपके पास में कि सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास में कौन सी है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास में प्लास्टिसिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिकता। अब ये प्लास्टिसिटी क्या है आपके पास में? तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद मटेरियल अगर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो इलास्टिक, और ना आए तो प्लास्टिक। यानी आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स मटेरियल विल नॉट कम, मटेरियल विल नॉट कम इन हिज ओरिजिनल पोजिशन, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन। वहां पे वापस आ रहा था तो इलास्टिक, और वापस नहीं आ रहा तो प्लास्टिक। यानी हमने क्या किया? आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद मटेरियल विल नॉट कम, मटेरियल यहाँ पे अब आपका वापस नहीं आ रहा, नॉट कम इन हिज ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन वापस नहीं आ रहा, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। यानी अब आपके पास में क्या कंडीशन है कि आप इलास्टिक लिमिट से बाहर जा चुके हो। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जैसे हमने देखा था कि हम इलास्टिक लिमिट से आगे क्रॉस कर जाते हैं तो हमारे पास यील्ड पॉइंट वगैरह मिलते हैं और वहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन पे आप आ चुके हो कि अब आपका मटेरियल वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आपके पास में क्या? प्लास्टिसिटी। ठीक है, और कुछ चीजें हैं वो, और देखो आपके पास में, देखो अब मैं थोड़ा सा आपके पास में इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को थोड़ा साथ में लेके कंपेयर कर रहा हूं एक बार। देखो अगर बात की जाए इलास्टिसिटी, ठीक है, और एक साइड में लेके चल रहा हूं आपके पास में प्लास्टिसिटी, तो शॉर्ट में लिखता हूं मैं आपके पास में। देखो क्या है, ये तो क्या हो रहा है? कम, यानी वापस आ रहा है, और इसका मतलब क्या है कि ये वापस नहीं आ रहा, नॉट कम। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स ये वापस नहीं आ रहा है आपके पास में। नाउ देखो अब हमारे पास में क्या है कि भाई इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि मटेरियल वापस से पूरा का पूरा आ जाए, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि मटेरियल वापस से पूरा का पूरा नहीं आया। ठीक है, अब चीजें समझते हैं आपके पास में थोड़ा सा। देखो जो हमारे पास में आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो था आपके पास में, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो यहाँ पे जो था ये थी आपके पास में आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट, थोड़ा ऊपर आपके पास। इसके बाद में मटेरियल जो था वो इलास्टोप्लास्टिक था, यानी यहाँ तक जो मटेरियल था ना आपके पास में वो परफेक्ट इलास्टिक था, यानी प्योर इलास्टिक था आपके पास में, परमानेंट डिफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं था। लेकिन अब इसके बाद में परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया था, तो दैट इज इलास्टोप्लास्टिक, और इसके बाद में जो यील्ड पॉइंट के बाद में जो कंडीशन थी दैट इज कंप्लीट प्लास्टिक की कंडीशन थी। ठीक है, तो उसी जोन के बारे में हम देखेंगे आपके पास में। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ आपके पास में कि यार मटेरियल मान लो आपके पास में अगर कोई है, आपके पास में मान लो कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर आपने क्या लगाया? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने पास में P मान का, और इस P मान की वजह से मान लो ये था आपके पास में 2 मीटर का। ठीक है, इस P मान के एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मेरे पास में मान लो ये 2 मीटर का था, और इसने अपनी लंबाई को इंक्रीज कर लिया, मान लो कितना? 0.5 मीटर। ठीक है, तो एक केस तो क्या है आपके पास में कि आपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हो, जैसे ही आप अपने पास में एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हो, रिमूव करना है आपको एक्सटर्नल फोर्स को, तो आपको जो इनिशियल कंडीशन मिलती है यानी जो फाइनल कंडीशन मिलती है वो ये मिलती है, यानी 2 मीटर लंबी। एक केस तो आपके पास में ये है। ठीक है, चीजें समझना आपके पास में। मैं कह रहा हूं केस नंबर फर्स्ट कि आपने किसी भी मेटल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो 2 मीटर का था, उसकी वजह से उसने 0.5 मीटर इंक्रीमेंट किया, लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करता हूं तो ये वापस से मुझे कितने का मिला? 2 मीटर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब वो डिफॉर्मेशन जो कि वापस आता है या रिकवर होता है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितना है? तो देखो 0.5 मीटर जो रिकवर होता है ना, उस डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है इस तरीके से क्वेश्चन कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितना है या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना है। तो देखो 0.5 मीटर डिफॉर्मेशन है, लेकिन जैसे ही फोर्स को हटाता है तो ये वापस से रिकवर हो रहा है। ठीक है ना, 0.5 मीटर पीछे आ रहा है, तो इस रिकवर डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी 0.5 मीटर। और अगर इस केस में आपसे पूछा जाए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना है आपके पास में,
तो इस केस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, या जो नॉन रिकवर हो, जो रिकवर ना हो। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यार 0.5 मीटर आगे गया था लेकिन 0.5 मीटर पीछे भी आ गया, यानी ऐसी कोई डायमेंशन बची नहीं जो रिकवर नहीं हुई, पूरा का पूरा वापस आ गया। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में आ गया। तो इस केस में जो अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो कितना है 0, या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो कितना आपके पास में 0 है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये होती है कि हाँ भाई ये आपके पास में बड़ा आ गए, इनिशियल कंडीशन वापस आ गया, तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो रिकवर हो रहा है तो 0.5 मीटर, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना आपके पास में 0 मीटर। ठीक है, अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूँ आपके पास में, केस नंबर सेकंड, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार ये जो मटेरियल था ना, ये आपके पास में 2 मीटर की जगह पे जो फाइनल कंडीशन मुझे मिली वो कितनी थी आपके पास में 2.5 मीटर। ठीक है, आपने फोर्स लगाया वही सेम केस है, लेकिन रिमूव करने के बाद जो अब मेरे पास में कंडीशन आके मिली है आपके पास में वो कितनी है 2.5 मीटर। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कि 0.5 मीटर बढ़ा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स को हटाया ये बिल्कुल भी वापस नहीं आया, या बिल्कुल भी इसने अपनी डायमेंशन को रिकवर नहीं किया। तो इस केस में अगर मैं बात करूं इलास्टिक डिफॉर्मेशन की, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितना है 0, रिकवर बिल्कुल भी नहीं किया। और अगर बात की जाए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की, तो यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना है 0.5। हाँ भाई 0.5 मीटर पूरा का पूरा है जो नॉन रिकवर है, जो उसने रिकवर नहीं किया है आपके पास में, या आप बोल सकते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन है। 2 का था, रिमूव करने के बाद भी 2.5 का हो गया, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन है 2.5 मीटर। तो ये आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन 0 और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है 0.5। अगर मैं बात करता हूँ केस नंबर 3 के बारे में, और केस नंबर 3 के केस में अगर मैं देखता हूँ आपके पास में, अब आपसे कोई कहता है ये कंडीशन थी सेम टू सेम, लेकिन फोर्स हटाने के बाद में जो डायमेंशन बची वो बची मान लो 2.3 मीटर। चीजें समझ में आई आपके पास में? देखो अलग अलग केसेस में हम लेके चल रहे हैं, टोटल हो गया ये 2.5 मीटर का फोर्स लगाने की वजह से, लेकिन फोर्स हटाने के बाद में कितने का रह गया 2.3 मीटर का। इसका मतलब देखो क्या है कि यार ये यहां से यहां तक हो गया था 2.5 मीटर का, 2.3 मीटर का ये रह गया, मतलब इसने कितना रिकवर किया है, इसने रिकवर किया है 0.2। सही है ना कि भाई 0.2 मीटर तो इसने क्या किया है रिकवर किया है। रिकवर कितना नहीं किया भाई 0.5 में से अगर इसने 0.2 मीटर रिकवर कर लिया तो कितना बच गया 0.3 मीटर परमानेंट डिफॉर्मेशन। सही है ना, जो यहाँ पे रह गया। तो इस केस में मतलब क्या हुआ कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो कितना था आपके पास में 0.2 मीटर, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपके पास में कितना, आपके पास में 0.3 मीटर। ठीक है, तो कभी भी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए इलास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, तो आपको ये देखना है कि जो रिकवर हो रही है डिफॉर्मेशन दैट इज इलास्टिक, और जो रिकवर नहीं हो रहा उसको हम बोलते हैं आपके पास में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नाउ अब थोड़े इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसके यूजेस देख लेते हैं आपके पास में कि कहाँ पे किस केस में कौन सी चीज यूज आती है आपके पास में। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास में इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है, और प्लास्टिसिटी में साथ साथ में लेके चल रहा हूँ आपके पास दोनों चीजें, बिल्कुल हम साथ साथ में कंपेयर कर रहे हैं इनको। तो देखो इलास्टिसिटी के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मोस्ट इलास्टिक मेटल, मोस्ट इलास्टिक मेटल। एक क्वेश्चन तो बनता है आपके पास में ये, और एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो तो अगर बात की जाए मेटल, मेटल होता है हमारे पास में क्या धातु, और मटेरियल होता है पदार्थ। तो पदार्थ के अंदर धातु भी आती है और अधातु भी आती है, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं। तो देखो अगर इलास्टिक मेटल का केस पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होता है स्टील। स्टील हमारे पास में धातु है, सही है ना, पदार्थ धातु है आपके पास है, मेटल है। तो मोस्ट इलास्टिक मेटल के केस में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो आपका आंसर क्या था आपके पास में स्टील। लेकिन अगर मैं बात करूं मोस्ट इलास्टिक मटेरियल के बारे में, तो स्टील से भी ज्यादा इलास्टिक होता है एक मटेरियल, लेकिन वो नॉन मेटल के केस में आता है, यानी अधातु के केस में आता है, जो हमारे पास में कौन सा है क्वार्ज। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना आपके पास में। मटेरियल के केस में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वार्ज ये आंसर आएगा, क्योंकि और ये क्वार्ज कैसा होता है आपके पास में नॉन मेटल। अब ये मेटल नहीं है इसीलिए इसको यहाँ पे चूज नहीं किया गया, इसको यहाँ पे हमने वरीयता नहीं दी है यहाँ पे, क्योंकि मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो इस केस में आपका आंसर आएगा स्टील, और इस केस में आपका आंसर क्या रहेगा आपके पास में क्वार्ज। ठीक है, इलास्टिसिटी जो है ये कहीं ना कहीं मेटेरियल की स्ट्रेंथ को भी शो करती है कि भाई हाँ मेटेरियल जो है आपके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा शो कर रहा है या कम शो कर रहा है। कि भाई सिंपल सी बात अगर मैं कहता हूँ
10 न्यूटन का इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है एक मटेरियल का तो ज़्यादा वापस आएगा, और अगर 5 न्यूटन का इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है तो कम वापस आएगा। तो इलास्टिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को भी डेवलप करने की कोशिश करती है, यानी स्ट्रेंथ मटेरियल के अंदर कितनी ज़्यादा है या कम है आपके पास में, तो वो भी चीज़ शो करती है हमारे पास में कौन सी, इलास्टिसिटी। लेकिन अगर प्लास्टिसिटी के केस में बात किया जाए तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसे अब सिंपल अपन बात करें कि आपको किसी भी वायर के तार बनाने हैं, ठीक है, या किसी भी मेटल खींच के तार बनाने हैं, तो आप उस केस में क्या चाहते हो कि आपने उसे पकड़ के खींचा, ठीक है, तो जैसे ही उसको आप छोड़ते हो तो खींचा हुआ रहना चाहिए। अगर वो वापस पीछे की तरफ आ रहा तो क्या उसके तार बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो उस केस में क्या है कि भाई उसके अंदर प्लास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि मैंने उसको पकड़ के खींचा तो हाँ भाई खिंच रहा है आपके पास में, वापस नहीं जा रहा, ठीक है, वो जितना खिंच गया उतने पे रह गया, उसके बाद और बल लगाऊंगा तो और ज़्यादा खिंच जाएगा, ठीक है। तो उन केसेस में आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होती है आपके पास में, प्लास्टिसिटी। जैसे आपके पास में फोर्जिंग ऑपरेशन है आपके पास में, ठीक है, फोर्जिंग है, आपको किसी भी चीज़ को फोर्ज करना है, तो ये नहीं कि भाई आपने हथौड़े की चोट मारी, वो वापस से आपके पास जैसे हथौड़ा हटा वापस से इनिशियल कंडीशन पर आ गया, फैलना है तो फैलना ही चाहिए आपके पास में। फोर्जिंग ऑपरेशन है आपके पास में, प्रेसिंग ऑपरेशन है आपके पास में, ठीक है, इन सारे ऑपरेशंस के लिए जो प्रॉपर्टी हमारे पास में डिजायरेबल होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो कौन सी होती है आपके पास में, प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स होते हैं आपके पास में, जैसे सोइल हो गया आपके पास में ना, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं जो कि प्लास्टिसिटी हमारे पास में शो करते हैं। नाउ तो हमने दो प्रॉपर्टी देखी आपके पास में, एक इलास्टिसिटी और एक कौन सी देखी, प्लास्टिसिटी। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं हमारे पास आगे की प्रॉपर्टीज के अंदर। तो देखो सेकंड जो टॉपिक मैं उठा रहा हूं आपके पास में, नहीं तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी मैं उठा रहा हूं आपके पास में, वो है आपके पास में डक्टिलिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी आपको समझ में आ गया होगा, वापस आए तो इलास्टिक और वापस ना आए तो प्लास्टिक। ये मैंने कब चेक किए, एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद अगर मटेरियल वापस आ जाता है, डिफॉर्मेशन को रिकवर करता है तो इलास्टिक है, और अगर डिफॉर्मेशन को रिकवर नहीं करता तो दैट इज प्लास्टिक केस।